अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस रिजल्टिंग फ्रॉम थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरीज फॉलोइंग रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। एसीएस को हम मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फर्स्ट हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। हार्ट जो होता है उसको कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है जो बेस ऑफ एओर्टा से अराइज होती है। बैकफ्लो जब होता है ड्यूरिंग डायस्टोल उसे कोरोनरी परफ्यूजन होता है। अगर हम कोरोनरी आर्टरी को देखें, इसमें दो आर्टरीज आती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकलती है जो ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड राइट वेंट्रिकल को। उसके बाद लेफ़्ट मार्जिनल आर्टरी जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। फिर इसमें लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है जो लेफ़्ट एट्रियम और पार्ट ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है राइट एट्रियम को इंक्लूडिंग एसी नोड एंड एवी नोड्स। उसके अलावा राइट वेंट्रिकल को भी ब्लड सप्लाई करती है। ओवर टाइम ये आर्टरी जो है एथेरोस्क्लेरोटिक बन जाती है, which is the formation of fatty plaque on the walls. Atherosclerotic plaque जो है it have a fibrous caps that contains cell debris, lipids and inflammatory cells. ये एक साथ एक थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस बनाती है। इन सम केसेस ये प्लाक जो है ये डेवलप होता है ओवर ईयर्स, जिसकी वजह से ल्यूमेन ऑफ वेसल जो है नैरो हो जाती है, which can lead to ischemia if demand increases such as during exercise. This is what happens in stable angina. However, in ACS ये प्लाक्स जो है रप्चर हो जाते हैं, फिर थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस जो है एक्सपोज हो जाता है विद ब्लड, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए एस्कीमिया हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ रिडक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कोरोनरी सिंड्रोम के देखने को मिलते हैं। इन अनस्टेबल अंजाइना मायोसाइट्स जो है उसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है बट नेक्रोसिस नहीं होती। इन नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नेक्रोसिस हो जाती है, यानी डेथ ऑफ मायोसाइट्स इसमें, लेकिन पार्शियल नेक्रोसिस हो जाती है। बट इन केस ऑफ ST elevation myocardial infarction, there is typically a complete occlusion of coronary artery and therefore transmural necrosis occurs. मतलब डेथ ऑफ कार्डिक मायोसाइट्स जो है वो थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ वॉल हो जाती है। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल में डिवाइड करते हैं। मॉडिफाइबल में आता है स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी एंड ड्रग यूज़। नॉन मॉडिफाइबल में आता है एज, मेल सेक्स, फैमिली हिस्ट्री, एथनिसिटी। साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन or discomfort. Chest pain is described as heavy or dull with radiation to jaw, arm, shoulder at rest. Upper back pain and epigastric pain are also possible symptoms. Like headache's is also possible. Patients can also complain nausea, vomiting, sudden heavy sweating, that is diaphoresis. Patients can also complain palpitations and dyspnea or shortness of breath. ये भी देखा गया है कि patients can present without chest pain. This happens more commonly in females. This is also true for elderly and diabetic patients. अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ईसीजी जो है इट इज़ अ की पाथ फॉर डायग्नोसिस। इट कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एज द नेम सजेस्ट्स, इसमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। एसटी सेगमेंट विद मोर और इक्वल टू 1 millimeter in two contiguous leads, except in V2, V3. It should be more than 1.5 millimeter in females and more than or equal to 2 millimeter in male. New LBB is also included in the criteria of ST elevation myocardial infarction. Each lead corresponds to different parts of heart.
लीड V1 to V4 gives a septal and anterior view of heart और ये रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. लीड 1 AVL V5 and V6 gives us lateral view of heart और ये रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को और पार्ट ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को. Lead second, third, and AVF gives us inferior view of heart. They show the path of right coronary artery. Posterior ST elevation myocardial infarction may show reciprocal changes in anterior septal leads. Thus, additional leads are required to check this. Lead V7, V8, V9 would show ST elevation in posterior wall myocardial infarction. Pathology Q waves may also develop in the large infarctions. In non-ST elevation acute coronary syndrome, the hallmark is ST depression and T wave inversion. In contrast, this ST depression and T wave inversion do not necessarily represent affected vessels. Pathologic Q waves are not typically present. Isolated T wave inversions are post ischemic. इसके अलावा इसमें हम लैब इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं लाइक कार्डिक ट्रोपोनिन आई. जनरली लैब वैल्यूज़ मोर देन 99 परसेंटाइल आर एबनॉर्मल. ये लेवल्स जनरली चेस्ट पेन के 2 घंटे बाद राइज होते हैं और एक पीक होता है एट 12 to 48 आवर्स. इसके अलावा इसमें हम कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करते हैं. सेकेंडरी डायग्नोसिस में हम चेस्ट एक्सरे और इकोकार्डियोग्राफी करते हैं. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम जनरली मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स, एस्पिरिन देते हैं. ये आप एक निमोनिक MONA मोना के ज़रिए याद रख सकते हैं. एंटीएमेटिक में आल्सो भी गिवन. पेशेंट्स विद ST elevation myocardial infarction or high risk undergo reperfusion as soon as possible. Primary percutaneous intervention is preferred if it could be performed within 90 minutes of medical contact, while fibrinolytic method is treated if this is not feasible. इसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यूज़ करते हैं जैसे अल्टीप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, रेटिप्लेस. इन सब के अलावा इसमें हम एंटीप्लेटलेट देते हैं जिसमें टेकागिरॉल, क्लोपिडोग्रिल आता है और एंटीकोगुलेशंस देते हैं जिसमें IV हेपारिन और सबक्यूटेनस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन आता है. सेकेंडरी प्रिवेंशन मेडिकेशन इंक्लूड स्टैटिन एंड ACE इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. ये भी इसमें हम देते हैं. एंड बीटा ब्लॉकर्स आर आल्सो गिवन इफ देयर इज एविडेंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन.